नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। ईदगाह की दुकानों और मुस्लिम परिवारों का भी टैक्स दे रहा है श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट। आप देखेंगे कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ हिंदू और मुस्लिमों के बीच विवाद बना हुआ है। सबसे पहले आप लोग राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का विवाद देख लीजिए। लंबे समय तक आप देखिए पेंडिंग में पड़ा रहा और विवाद चलता रहा। फिर आपने देखा है सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फैसला दिया। अब अयोध्या में आपका भव्य राम मंदिर बनाया जा रहा है। इसी तरह का एक मामला आपने देखा है कि बनारस में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर कहा जाता है कि इससे भगवान के मंदिर को तोड़कर वो मस्जिद बनाई गई थी। इसी तरह का एक मामला मथुरा में भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। और यहाँ श्री कृष्ण जन्मभूमि के स्थान पर कहते हैं कि जहाँ उनका जन्म हुआ था वहाँ ईदगाह मस्जिद बनाई गई है, और ये भी औरंगजेब के द्वारा ही बनवाई गई थी। तो आप देखेंगे कि 13.37 एकड़ की भूमि जमीन का 1.52 लाख टैक्स टैक्स देता है जन्मभूमि ट्रस्ट। और ईदगाह के बारे 32 मुस्लिम परिवार भी रहे, और ट्रस्ट की 60 दुकानें और गेस्ट हाउस भी है। और 1815 में श्री कृष्ण जन्म स्थान की भूमि नीलामी में वाराणसी के पटन पटनीमल को दी गई थी। 1944 में ये भूमि पटनीमल के वारिसों ने पंडित मदन मोहन मालवीय आदि को बेची। और 1946 में पंडित मदन मोहन मालवीय का डेथ हो गई, और 1991 में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट का गठन किया गया था। और राम मंदिर जैसा भव्य व दिव्य होगा बांके बिहारी का मंदिर। तो देखिए समय मिलने दीजिए, ये क्या करेंगे हम लोग कि राम जन्मभूमि का मामला हो, जो चाहे ज्ञान वापी मस्जिद जो मस्जिद का मामला हो आपका बनारस का, या फिर मथुरा में जो ईदगाह और कृष्ण जन्मभूमि का मामला हो, इन पर एक पूरी विस्तार से हम लोग चर्चा कर देंगे। ठीक है, क्या इतिहास रहा उसका। आपको मालूम है कि राम जन्मभूमि का मामला और बाबरी मस्जिद का मामला, इसके कारण आप देखिए कि बहुत सारे दंगे हुए, अशांति फैली। और जब बाबरी मस्जिद ढा दी गई, गिरा दी गई, तो हमारे देश में कई आतंकी हमले भी हुए थे। इन सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कि इस तरह का मामला आगे कुछ ना आए, अशांति ना फैले, दंगे ना हो, एक धार्मिक स्थल कानून लाया गया था, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। इस कानून को आप लोग याद रखिएगा। इसमें कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 के पहले जो कुछ भी हुआ है, चाहे वो हिंदुओं के मंदिर तोड़े गए हों, मस्जिदें तोड़ी गई हों, या किसी और धार्मिक स्थल के तोड़े गए हों, उन सबको भूलना पड़ेगा। लेकिन 15 अगस्त 1947 को जहाँ मंदिर है वहाँ हमेशा मंदिर रहेगा, जहाँ मस्जिद था वहाँ हमेशा मस्जिद रहेगा। किसी भी धार्मिक स्थल में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। लेकिन आप देखेंगे कि इस कानून को ही चुनौती दी जाने लगी है। और ये चाहे आप देखिए बनारस हो, अयोध्या हो, मथुरा हो, ये सभी उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेंगे। और उत्तर प्रदेश आप देखते हैं लखनऊ इसकी राजधानी है, राजनीतिक दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। और आप देखिए जितना ये सामाजिक और धार्मिक मुद्दा है, उससे कहीं ज़्यादा इस पर राजनीति भी खूब होती है। पारसनाथ मामले पर जैन समाज की भावना का होगा सम्मान, हेमंत कह रहे हैं। पर्यटन स्थल बनाम धर्म स्थल, मुख्यमंत्री बोले संवेद शिखर की पवित्रता को हमेशा बरकरार रखने के लिए संकल्पित हैं। केंद्र के निर्देश के बाद अब राज्य सरकार को लेना है निर्णय, राज्य स्तर पर जारी होगा आदेश। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि आप लोग झारखंड में जाएंगे तो यहाँ पार्श्वनाथ पहाड़ देखने को मिलेगा, पर्वत। यहाँ बहुत सारे जैन धर्म के मंदिर हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि पार्श्वनाथ जो जैन धर्म के तीर्थ करते हैं ना, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है। और कई मंदिर कहते हैं 2000 साल पुराने भी हैं, तो उसे तीर्थ स्थल घोषित करने की बात हो रही है, धार्मिक स्थल। और आप देखिए पर्यटन स्थल बनाया जा रहा था,
तो जैन समुदाय के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा था। झारखंड की बात करें तो रांची इसकी राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान किससे लगती है? बिहार से लगती है। राज्यों में उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। 15 नवंबर सन 2000 में इसे राज्य बनाया गया था बिहार से अलग करके। विधानसभा में 81 सीटें हैं, राज्यसभा में 6 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं। 79,716 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। राज्यपाल रमेश बैस है और मुख्यमंत्री यहाँ का हेमंत सोरेन है। तो उसी को लेकर बात हो रही है। लखनऊ हवाई अड्डे पर सोते रहे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, विमान आते जाते रहे। रात 12 से सुबह 5 बजे तक बंद रखते थे एरिया कंट्रोल सर्विलांस यूनिट। चलिए, लापरवाही आप लोग कहिए ऐसा। जोशीमठ में तत्काल खाली होंगे डेंजर जोन, बनेगा पुनर्वास केंद्र। उत्तराखंड के जोशीमठ में हो रहे भू धसाव से संकटग्रस्त परिवारों को बचाने और राहत देने का काम शुरू हो चुका है। और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उच्च अधिकारियों के साथ की समीक्षा। जोशीमठ में कंट्रोल रूम बनाने के निर्देश भी दिए गए हैं। ये उत्तराखंड की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था उत्तराखंड। देहरादून इसकी राजधानी है। इसकी सीमा चाइना, नेपाल से लगती है। राज्यों में हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। एमसीडी की पहली बैठक में हाथापाई, मेयर का चुनाव टला। ये देखिए, दिल्ली नगर निगम के चुनाव हुए थे और दिल्ली आप सभी जानते हैं कि नई दिल्ली इसकी राजधानी केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ के मुख्यमंत्री आप देखते हैं कि अरविंद केजरीवाल हैं। विधानसभा में आपकी 70 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। और आपको मालूम होगा कि यहाँ देखिए, दल बदल जो नियम है, कानून है ना, वो लागू नहीं होता है एमसीडी में। और इसी बात का आम आदमी पार्टी को डर है कि कहीं उसके पार्षदों के वोट किसी और को ना चले जाएं, ठीक है, और बीजेपी अपना मेयर ना बना ले, क्योंकि आम आदमी पार्टी को बहुमत मिला है। लेकिन जब दल बदल का कानून ही लागू नहीं होगा तो कोई किसी भी को वोट दे सकता है। सरकार न्यायिक नियुक्तियों में तय टाइमलाइन का पालन करेगी, केंद्र सरकार ने कहा है। शीतलहर से कांपा उत्तर भारत, घने कोहरे में भी बढ़ाई परेशानी। अब आप देखिए, ठंड का मौसम है तो होगा ही। विमान में महिला पर पेशाब करने वाला नौकरी से बर्खास्त हुआ है। अब अमेरिकी कंपनी वेल्स फार्मा में काम करता था आरोपित शंकर मिश्रा। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इस तरह की हरकतें करते रहते हैं, तो उसी पर कार्रवाई हुई है। वैश्विक चुनौतियों के बावजूद 7% रहेगी विकास दर भारत की, और सेक्टर वार बढ़ोतरी के अनुमान है। कृषि और फिशरीज विकास में 3.5, खनन में 2.4, मैन्युफैक्चरिंग में 1.6, बिजली गैस पानी अन्य उपभोक्ता सेवा में 9.0, कंस्ट्रक्शन में 9.1, ट्रेड होटल ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशंस में 13.7, वित्त रियल एस्टेट प्रोफेशनल सर्विस 6.4, शिक्षा स्वास्थ्य मनोरंजन निजी सेवा 7.9। और जीडीपी में बढ़ती दिख रही निजी खपत खर्च की आप देखेंगे हिस्सेदारी, और 1,13,963 रुपये हो जाएगी चालू वित्त वर्ष में प्रति व्यक्ति आय। और प्रति व्यक्ति आय देखिए, ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति की आय इतनी होगी, औसत निकाला जाता है। तो आप देखते हैं किसी की 10,000 भी नहीं है और किसी की आप देखिए कि 10 लाख है, 50 लाख है, तो वो मायने नहीं रखता है, औसत निकाली जाती है, ठीक है। और इसीलिए असमानता भी देखी जाती है। विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के मूल्यांकन के आधार पर एनएसओ ने जारी किया है अनुमान। 2021-22 में 8.7% थी विकास दर। कुल जीडीपी 147.35 लाख करोड़ रुपए थी। कई वैश्विक एजेंसियों ने भारत की विकास दर को 7% से कम कर दिया है। देखिए, यहाँ बार बार आप देख रहे हैं कि जीडीपी की बात हो रही है। इस जीडीपी होता क्या है? जीडीपी होता क्या है? तो जीडीपी यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, किसी एक साल में देश में पैदा होने वाले सभी सामानों और सेवाओं की कुल वैल्यू को आप लोग जीडीपी या फिर सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। इकोनॉमी आप लोग पढ़ते हैं ना, अर्थव्यवस्था, उसे आप लोग एनसीईआरटी से पढ़ते होंगे। तो ये जीडीपी हो, इस तरह के छोटे छोटे शब्द आपको वहाँ उनकी परिभाषा मिल जाती है। ये दिल्ली में एमसीडी का चल रहा है महायुद्ध। 11 को रद्द रहेगी किसान एक्सप्रेस। और G20 देशों के राजदूत भी बनेंगे सूरजकुंड मेले का हिस्सा। 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले की तैयारी हो रही ना दिल्ली में, 3 से 19 फरवरी तक होगी। G20 की भारत को अध्यक्षता मिली है, तो इसके बारे में आपको बता देता हूँ।
इसकी स्थापना आप देखेंगे कि 26 सितंबर 1999 में हुई थी। और मुझे लगता है कि इस क्लास को आप लोग डेली देख रहे हैं तो बहुत सारे संगठनों आपके कवर हो जाएंगे, क्योंकि हम डेली इस पर बात करते रहते हैं, जो भी संगठन चर्चा में रहता है। और इसका उद्देश्य ये है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाना। इसमें 20 सदस्य हैं, जिसमें आप देखेंगे अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ है। और जिसमें आप देखिए भारत सदस्य होता है जिस संगठन का, उससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप लोग राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सभी संगठनों को कवर कर लीजिएगा। एसओपी बनाने पर स्थिति रिपोर्ट दे सरकार, हाईकोर्ट कह रहा है। ये सबों की शिनाख्त के लिए डीएनए जांच की मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने के लिए अंजलि के लिए कॉल बनी कार में 5 नहीं, काल बनी कार में 4 आरोपित थे सवार। चलिए आप चल रहा है, देखिए जो दिल्ली में घटना हुई। स्थायी समिति पर कब्जे की चाहत के चलते हंगामा हो रहा है दिल्ली में। आबकारी घोटाले में दूसरी चार्जशीट सिसोदिया के खिलाफ जारी हुई है। इस शराब नीति की बात हो रही है और दिल्ली आबकारी नीति में जो घोटाले की बात हो रही है, ठीक है, ईडी ने दाखिल की। ईडी भी काफ़ी चर्चा में रहती। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही है। प्रवर्तन निदेशालय, इसकी स्थापना 1 मई 1956 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। अवैध फैक्ट्री के खिलाफ आवाज उठाने पर की गई थी हत्या। ये आप देखिए टीला मोड़ थाना क्षेत्र में, आप देखिए 71 दिसंबर को 4 दिन बढ़ाई गई आफ्ताब की न्यायिक हिरासत। जो सिद्धा वालकर हत्याकांड हुआ है उसी का आरोपी है ये। अब आप लोग कहेंगे कि सिद्धा वालकर की हत्या इसी ने की, फिर आरोपी क्यों बोला जाता है कि इस पर आरोप है? क्योंकि अब देखिए कोर्ट जब तक हमारे देश में फैसला नहीं करेगा तब तक आप सभी जानते हैं कि उसे आरोपी ही माना जाएगा। सरकार न्यायिक नियुक्तियों में तय करेगी टाइमलाइन। आप देखिए यहाँ कॉलेजियम की 104 सिफारिशों में से 44 नामों को 1-2 दिन में दी जाएगी मंजूरी। ये आप सभी जानते हैं कि कोर्ट में, अदालतों में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है ना कॉलेजियम, इस पर आप देखते हैं सरकार सवाल भी खड़े करती है। तो उसी की बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की गई है। 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। इंदिरा पॉइंट पहुंचे रक्षा मंत्री ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की मजबूती का दिया संदेश। अंडमान निकोबार की 2 दिवसीय यात्रा पे है ना हमारे राजनाथ सिंह, तो वहीं जाकर बात हो रही है। हमारे रक्षा मंत्री हैं। देश भर में रेलवे की 2000 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण है। रेलवे के पास 11.81 लाख एकड़ जमीन है। हल्द्वानी में रेलवे की 78 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण मामले ने पकड़ा है तूल। और आप लोगों को मालूम होगा कि फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई की और उसने रोक लगा दी। क्योंकि आप देखिए 50 से 60 हज़ार लोगों का मामला है, उनके लिए आप लोगों ने कोई विस्थापित जगह भी नहीं देखी। फिर भी आप देख रहे हैं कि क्या आप लोगों ने एकाएक बोल दिया कि खाली करिए, कहाँ वो खाली करेंगे? तो देखिए आगे क्या सुनवाई में बात होती है। और रेलवे की जमीन से धीरे धीरे हट रहा है अतिक्रमण। गत 5 वर्षों में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण घटा है, पर कुछ जोन में वृद्धि हुई है। 5 साल पहले उत्तर रेलवे की 501 एकड़ से अधिक जमीन पर कब्जा था, जो अब 390.50 एकड़ रह गया है। हालांकि इस दौरान पश्चिम मध्य रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण बढ़ा है और अवैध निर्माण पुलिस की मदद से हटाया जाता है। अगर सामूहिक रूप से कब्जा है तो उसे पब्लिक प्रमाइसेस एक्ट 1971 के तहत मुक्त कराया जाता है। और यहाँ जो रह रहे हैं उनका वोटर लिस्ट है, उनकी आप देखिए उसके एक जमीन के कागज भी बन चुके हैं, टैक्स भी भरते हैं वो, हाउस टैक्स। फिर भी आप देखिए सीजीआई ने दत्तक पुत्रियों को अपना कार्यालय दिखाया। गरीब देशों को कर्ज से निपटने की तरकीब सिखाएगा भारत। असम और मेघालय सीमा समझौते पर हाई कोर्ट के स्थगन आदेश पर सुप्रीम कोर्ट। ये असम व मेघालय के मुख्यमंत्रियों ने पिछले वर्ष किए थे MAOU पर हस्ताक्षर। कोर्ट में मेघालय ने कहा कि यह राजनीतिक मुद्दा पर कार्यपालिका का क्षेत्राधिकार है। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि देखिए 2 देशों से हमारा सीमा विवाद चलता है तो अलग बात होती है, चाइना से हमारा चल ही रहा है। लेकिन आप सोचिए कि 2 राज्यों में अगर इस तरह के विवाद हो, देखिए असम और मेघालय में है, और आप सभी जानते हैं कि कुछ समय पहले यहाँ झड़प भी हुई थी। तो आप देखिए ये चिंता का कारण बना रहता है और चिंता का कारण रहना भी चाहिए। तो इसका समाधान हमें बहुत पहले निकाल लेना चाहिए था, क्योंकि ये तो हमारे आपसी मुद्दा है और इसे हम चाहें तो ख़त्म भी कर सकते हैं। असम की राजधानी दिसपुर है। इसकी सीमा आप देखिए पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड
और अरुणाचल प्रदेश से लगती है। यहाँ के राज्यपाल वर्तमान में जगदीश मुखी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है। विधानसभा में 126 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं। 78,438 वर्ग किलोमीटर में आपका असम फैला हुआ है। वहीं अगर हम लोग मेघालय की बात करें, आप सभी जानते हैं कि मेघालय में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। मासेन नाम आप लोग सुने होंगे। तो मेघालय की राजधानी शिलोंग हो गई, इसकी सीमा असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश से लगती है। इसे आप देखेंगे कि 21 जनवरी 1972 में गठन किया गया था इसका। बी.डी. मिश्रा यहाँ की राज्यपाल है। मुख्यमंत्री कोनराड संगमा है। और विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। और विधानसभा वो क्षेत्रफल की बात करें तो 22,429 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो उसी के लेकर बात हो रही है। अनुराग ठाकुर ने Y20 सम्मेलन की थीम लोगों व वेबसाइट को किया लॉन्च। चलिए, सम्मेलन इंडिया की थीम लोगों व वेबसाइट का आप देखेंगे किया हुआ है। और उन्होंने कहा कि यह शिखर सम्मेलन युवाओं दुनिया को भारत के विकास के तौर पर तरीके को आकार देने के समान रूप से अवसर प्रदान करेगा। विश्वास है कि Y20 को अवसर की एक तरह इस्तेमाल करेंगे। चलिए, आप देखते हैं क्या होता है। इस वर्ष 30 नवंबर तक भारत के पास अध्यक्षता का अधिकार है G20 का, आप सभी जानते हैं। टीबी के नए BCG टीके का क्लिनिकल परीक्षण जल्द शुरू होगा। मांडे कह रहे भारत में टीबी के इलाज के लिए आप देखेंगे। बैसिलस कैलमेट ग्यूरेन। केंद्र सरकार की नगर वन योजना में बदलाव। शहरों में हरियाली बढ़ाने का अभियान। अब विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों के कैंपस में भी स्थापित किए जा सकेंगे नगर वन और वन वाटिकाएं। 1000 नगर वन वाटिकाएं बनाने का रखा गया लक्ष्य। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय ने निर्देश दिया है। ये आप लोगों को एक बात और मालूम है कि ये देखिए, पहले बहुत सारे आप लोग घर से निकलते थे तो वन ही पेड़ दिखाई देते थे। आज वो सब गायब हो गए। वहाँ आप देख रहे हैं बड़ी बड़ी इमारतें बन चुकी हैं। चलिए, तो जब भी खुशी का माहौल हुआ करे आप भी पेड़ लगा लिया करिएगा। देखिए, भाजपा और आपके बीच जो फाइट चल रही दिल्ली में। चलिए, तो इस तरह के कार्टून भी कई परीक्षाओं में पूछ लेते हैं और उस पर आपकी सोच कहते हैं, अपना राय पूछी जाती है आपकी। तो सोचा करिए, लिखा करिए नीचे। ये राजनीति चल रही है। भाजपा ने मणिपुर को आतंकवाद बंद से मुक्ति दिलाई, ये होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं। 1944 में मोईरांग में INA ने पहली बार फहराया था भारतीय झंडा। ये मणिपुर एक बार चलते हैं मणिपुर, क्योंकि हम लोग मणिपुर कम जाते हैं। इस तरफ आप देखिए बहुत कम चर्चा में रहता है। इम्फाल इसकी राजधानी है और इसकी सीमा आप देखिए नागालैंड, असम, मिजोरम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी म्यांमार से लगती है। और आप देखेंगे कि यहाँ विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। 22,327 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ला गणेशन यहाँ के राज्यपाल हैं। NB बीरेन सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर हैं। चलिए, मोइंग में 165 मीटर ऊंचा राष्ट्रध्वज फहराया गया है। और 14 अप्रैल 1944 को कर्नल शौकत मलिक ने फहराया था भारतीय झंडा। 1944 में 1500 वर्ग मील के इस हिस्से को भारत का पहला आज़ाद इलाका घोषित किया गया था। PM मोदी ने देश की राजनीतिक संस्कृति को बदल दिया है। ये आप देखेंगे इनके अध्यक्ष कह रहे हैं बीजेपी की। और बीजेपी की बात होती तो 1980 में इस पार्टी की स्थापना हुई थी। अब आप देखते हैं कर्नाटक में चुनाव है ना, तो वहीं जाकर आप देख रहे हैं बेंगलोर इसकी राजधानी कर्नाटक की। और आप देखेंगे इसकी सीमा गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल से सीमा लगती है। देखिए, आप लोगों के लिए चुनाव जरूरी नहीं है कि कहाँ चुनाव हो रहा है नहीं हो रहा है। उसका रिजल्ट आप लोगों के लिए ज़रूरी हो सकता है परीक्षा के पॉइंट व्यू से, लेकिन वहाँ कितनी सीटें हैं, वहाँ का अभी वर्तमान में कौन मुख्यमंत्री है, ये जरूर पूछ लेता है। क्षेत्रफल कितना है। तो थावरचंद गहलोत यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई है। विधानसभा में 224 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं, लोकसभा में 28 सीटें हैं। 1,91,791 वर्ग किलोमीटर में आपका कर्नाटक फैला हुआ है। अब यहाँ एक बात और आती है कि ये सब चुनाव की चर्चा हो रही है, तो इन्हें करवाता कौन है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है। और ये संवैधानिक संस्था है। संविधान की 324 के तहत इसकी स्थापना की बात कही गई है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे हमारे। पानीपत में भाजपा कार्यकर्ता की फैक्ट्री में पहुंचे राहुल गांधी। देख लीजिए, आप सभी जानते हैं कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं। मोदी सरकार ने बना दिए
दो भारत राहुल गांधी कह रहे हैं। अब जदयू अध्यक्ष ललन सिंह बोले नीतीश में पीएम बनने के सभी गुण हैं। ये आप देखते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, पटना राजधानी बिहार की, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल से सीमा लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी नेपाल से लगती है। ये आप देखिए गठबंधन होना है ना, गठबंधन की बात चल रही है, 2024 में लोकसभा चुनाव है, तो उसी को लेकर बात हो रही है। एक और आप लोगों को बता दूं, एक बात याद रखिएगा, अगर ये चेहरे के मुद्दे पर लड़ेंगे ना तो इन्हें मुँह की खानी पड़ेगी विपक्ष को। अगर ये मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे तो जीत सकते हैं, क्योंकि अभी हकीकत यही है कि प्रधानमंत्री मोदी के बराबरी कद का कोई चेहरा भारत में देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप लोग सर्वे करवाएं ना तो जमीन आसमान का फर्क दिखाई देता है। शिवसेना के शिंदे गुट में उद्धव गुट के कई कार्यकर्ता शामिल हुए। ये आप देखते हैं महाराष्ट्र में चला है जो राजनीतिक ड्रामा। पहले आप देखिए चुनाव हुआ तो बीजेपी और शिवसेना साथ मिलकर लड़ी, लेकिन बाद में आप देखिए मुख्यमंत्री पद को लेकर एक नाथ किसके, उद्धव ठाकरे इनसे अलग हो गया बीजेपी से, कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर मुख्यमंत्री खुद बन गए। फिर आप देखिए इन्हीं की पार्टी के विधायकों ने बगावत करके बीजेपी के साथ मिलकर एक नाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन चुके हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं, इसकी राजधानी मुंबई, इसकी सीमा आप देखिए गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा से लगती है। विधानसभा में 288 सीटें हैं, विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें हैं। और 3,07,713 वर्ग किलोमीटर में आपका महाराष्ट्र फैला हुआ है। मैं हिंदू हूँ लेकिन हिंदुत्व का विरोधी हूँ, सिद्धारमैया कह रहे हैं। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री है। सुक्खू के मंत्रियों पर दिल्ली में मंथन, शपथ होगा कल। ये आपने देखा हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुआ था, कांग्रेस को बहुमत मिला है। शिमला इसकी राजधानी है, दूसरी धर्मशाला राजधानी। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से सीमा लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से लगती है इसकी। यहाँ विधानसभा में 68 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 3 सीटें हैं, लोकसभा में 4 सीटें देखने को मिलेंगी। जम्मू कश्मीर में ताराचंद पीरजादा बलवान समेत 17 नेताओं की कांग्रेस में वापसी हुई। कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि इन्होंने छोड़ी थी कांग्रेस और आज़ाद के साथ एक नई पार्टी बनाई थी। राष्ट्रीय राजनीति के स्वप्न को यूं आकार दे रहे हैं केसीआर। ये आप तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, आप सभी जानते हैं, और ये इनका भी ख्वाब है प्रधानमंत्री बनने का। गुजरात की तरह मध्य प्रदेश में भी भाजपा बन रही है शक्ति केंद्र। सिंधिया तोमर के प्रभाव वाले ग्वालियर चंबल अंचल में उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नेता रमाशंकर कठरिया ने भाजपा संभाला मोर्चा। ये आप लोगों को एक बात बता दूं, अभी मध्य प्रदेश में भी चुनाव है और आप देखेंगे भोपाल इसकी राजधानी, इसकी सीमा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश की सीमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र से लगती है। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं। 1 नवंबर 1956 में से राज्य बनाया गया था। यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। फिर से आप लोगों से बोल रहा हूँ कि ये अगर मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे, बेरोजगारी पर चुनाव लड़ेंगे, महंगाई पर, बहुत सारे मुद्दे हैं इनके पास, तो ये बीजेपी को पटकनी दे सकते हैं। और तुम सोचो कि अगर उन पर चेहरे पर लड़ा जाए तो आप देखें जब मोदी के सामने राहुल गांधी का चेहरा आएगा जनता नकार देती है, ये बात आप भी जानते हैं, और इसका नुकसान होता है। तो ये सबसे पहले अगर मुद्दों पर चुनाव लड़ने की पूरी कोशिश करें, मुद्दों को ही जनता में पहुंचाने की कोशिश करें, तो ज़रूर बीजेपी बहुत बुरी तरह से हार सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। इसके कई उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे देश में। शीतलहर से आप देख रहे हैं कि चल रही ठंडा, तो बच के रहिए थोड़ा। राहुल गांधी तो टी शर्ट में ही चल रहे हैं, आप देख रहे हैं। मानहानि मामले में कोर्ट में पेश हुए संजय राउत, शिवसेना सांसद हैं। कटिहार गैंगवार के आरोपितों की सूरत में हुई धरपकड़। होम स्टे से 3 LCD ले उड़ा उत्तर प्रदेश का पर्यटक। रीवा में मंदिर के शिखर से टकराए ट्रेनी विमान, पायलट की मौत हुई, ट्रेनी घायल हुआ। पीड़िता ने कहा इच्छा के विपरीत आरोपित से बात करने को मजबूर किया गया। ये उपद्रवी यात्रियों को काबू करने के लिए हथकड़ी नुमा डिवाइस रखें। ये विमान नियामक की बात हो रही है, विमान में जो हो रहा है। केवल 3 राज्यों में ही बनाया वाहन ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म। जनवरी 2022 में निर्भया फ्रेमवर्क की योजना में 30 राज्यों ने भेजे थे प्रस्ताव। बिहार, हिमाचल और पुडुचेरी को छोड़कर बाकी राज्यों का रुख ठंडा है। और यौन अपराध पीड़िता के लिए मुआवजे की मांग संबंधी याचिका पर जवाब तलब सुप्रीम कोर्ट ने किया है। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हीरोइन कोकेन साथ 2 गिरफ्तार। हीरोइन मतलब वो हीरोइन नहीं, ड्रग्स की बात हो रही है। पर्यटकों की जिंदगी के खास दिनों में नए रंग भर सकेगा गुलमर्ग। और आप लोगों को मालूम होगा कि पर्यटन क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान देता है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। निवेश से सुधारेंगे हजारों लोगों का जीवन स्तर। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में बुनकरों की आमदनी बढ़ाने की योजना
पावर लूम है 1.5 लाख लोगों की आय का जरिया है। तो आप देखिए वहाँ ध्यान देना चाहिए जहाँ अधिक रोजगार लोगों को मिल रहा है। गरीबी का दुष्चक्र तोड़ने के प्रयासों में दिखेगी तेजी। और चलिए ये देखते रहा करिएगा, गरीब बच्चे बनेंगे हुनरमंद, पढ़ लिख कर पाएंगे रोजगार। चलिए देखते हैं क्या नई शिक्षा नीति भी हमारी आई हुई है तो क्या होता है। ये आप देखेंगे कि 2006 में आप लोगों को देखने को मिलेगा 50.1% थी गरीबी और गरीब थे। और फिर आप देखें 2017 में 27.7%, 2021 में 16.4% रह गई। 2021 में गरीबों की आबादी। लोगों के पास खाने के लिए लोग तरसते रहते हैं, आप सभी जानते होंगे इस बात को। पहल बिहार में जाति आधारित जनगणना आज से होगी। ये आप लोगों को हर जाति की जनगणना हो, और इसके फायदे भी हैं, कई लोग इसके नुकसान भी बताते रहते हैं। अब फायदे तो यही है कि सभी जातियों की जनगणना होगी तो मालूम चलेगा कि वो कहाँ पिछड़ी हुई है, उन्हें किस तरह से योजनाओं का लाभ दिया जाए, क्या उनके लिए कार्यक्रम बनाया जाए। दूसरी कहते हैं कि जाति आधारित जनगणना होती है तो इसमें आपसी वैमनस्य बढ़ता है, यानी कि गतिरोध बढ़ता है कि हमारी जाति इतनी, हमारी जाति इतनी, तो ये चलता रहता है। विभिन्न हाई कोर्टों में लंबित मामले सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने की बात हो रही है। समलैंगिक शादी को कानूनी मान्यता देने की मामले पर सुप्रीम कोर्ट विचार भी कर रहा है। सांसद को मिली धमकी, भाजपा छोड़ दो वरना परिवार समेत मार देंगे। ये आप देखिए रामपुर भाजपा सांसद घनश्याम लोधी को, ये आप देखेंगे किसे, आजम खान की सीट हुआ करती थी, इसे जीता था। लव जिहाद के चक्कर में जीवन बर्बाद ना करें, शरीर पर रखें नियंत्रण, बबीता फोगाट कह रही हैं। चलिए, ड्राइवर की गलती से हुई साइरस मिस्त्री कार दुर्घटना, पुलिस कह रही है। इस सड़क दुर्घटना में आप देखिए हुई थी ना इनकी डेथ। और आप लोगों को एक और बात मालूम है कि हमारे देश में सड़क दुर्घटनाओं में लाखों लोगों की डेथ होती है। तृणमूल विधायक ने कहा उनकी पार्टी एक कंपनी और ममता ब्रांड ने, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि कहाँ, पश्चिम बंगाल की बात हो रही। कोलकाता इसकी राजधानी, ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री। इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से लगती है। पटना में गजवा ए हिंद के जरिए स्लीपर सेल तैयार कर रहा था मरगो, एनआईए ने एक कहा है। एनआईए भी काफ़ी चर्चा में रहता है, इसके बारे में बता देता हूँ आपको। एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात कर रहा हूँ। 31 दिसंबर 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सतलुज में प्रदूषण का दोषी पाकिस्तान नहीं, पंजाब सरकार की असफलता है। पंजाब को दिए थे 750 करोड़ लेकिन प्रदूषण दूर नहीं कर पाए। आने वाले समय में पानी की एक चुनौती बनकर सामने आएगा। ये आप लोगों को एक और बात मालूम है कि आप देखेंगे कि क्या देखेंगे, आप लोग देखेंगे कि नदियों की सफाई के लिए लाखों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी सफाई नहीं हो रही है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार आपको देखने को मिलता है। और ये मानसरोवर राकस झील से निकलती है, आपको मालूम है, चेनाब के साथ संगम करती है, फिर बाद में सतलज नदी की बात हो रही है। और पंजाब को देखना था है तो ये चंडीगढ़ इसकी राजधानी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती राज्यों में हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से लगती है। भगवंत मान यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं। 47 साल पहले ही चेत जाते तो आज ऐसी नौबत ना आती। 1976 में मिश्रा कमेटी ने उत्तराखंड सरकार को दिया था सचेत। चलिए आप देखें वही चल रहा है। और उत्तरकाशी जिले के भूस्खलन प्रभावित 56 गांवों को विस्थापित की जरूरत है। योगी के रोड शो पर शिवसेना उद्धव गुट की तनी भौर है। भाजपा का राजनीतिक खेल बताया। ये आप देखिए महाराष्ट्र में गए हुए हैं योगी आदित्यनाथ। हिंदू इलाके में फ्लैट खरीदने वाले मुस्लिम परिवारों को हाईकोर्ट से राहत। अब सीसीटीवी कैमरे से होगी जम्मू कश्मीर डंगारी गांव की निगरानी। और बिल्डर, फाइनेंसर और ट्रांसपोर्टरों के 21 ठिकानों पर आयकर विभाग का छापा। बंगाल में पीएम आवास योजना के तहत लकड़ी मिस्त्री के नाम भी फंडा आवंटित हुआ है। प्रधानमंत्री आवास आया था ना, उसी के तहत आप देखिए गरीबों को आवास देने की बात हुई थी। इसके तहत पीएम आवास योजना एक कब आई थी, ये आपकी 2015 में लॉन्च हुई थी। सीबीआई को संदेह, लालन की मौत के मामले में साक्ष्यों को मिटा रही सीआईडी। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में जो हुआ था उसी को लेकर सीबीआई, और याद रखिए सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूँ। और इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें ना तो 1 अप्रैल 1963 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। दूरसंचार इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने पर जुर्माना, केंद्र सरकार ने नियम जारी किए हैं।
मेघालय के सीएम ने कहा कि चर्चा पर हमले तत्काल रोकें। छत्तीसगढ़ में हाल ही में एक चर्च पर हुए हमले की निंदा की गई है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग करके 1 नवंबर सन 2000 में बनाया गया था। रायपुर इसकी राजधानी, इसकी सीमा आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड से लगती है। यहाँ भूपेश बघेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। रेल यात्री की पिटाई का वीडियो प्रसारित, 2 टीटी निलंबित हुए हैं। समीर वानखेड़ी की याचिका क्यों किया गया आय से अधिक संपत्ति को लेकर, आप देखिए। असम से लापता माँ बेटा पाकिस्तान की जेल में बंद है, देखिए। राजकोट के चेक डैम को मिला पीएम मोदी की मां का नाम। अभी आपने देखा है हमारे प्रधानमंत्री साहब की मां की डेथ भी हुई थी। हिमाचल में अवैध रूप से रहा तुर्की का नागरिक गिरफ्तार। तुर्की पहले इसे कहते थे, अब तुर्की कहने लगे हैं। यहाँ आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। जैन धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है वारसानाथ, ये तो आप सभी जानते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि 24 जो तीर्थकर हैं ना, उनमें से 20 तीर्थकर को यही निर्वाण प्राप्त हुआ है, आप समझ रहे हैं। और जो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे ना, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है। और यह झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी भी है। आप लोगों को कहता हूं कि एडिटोरियल आप लोग जरूर पढ़िए, प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में और इंटरव्यू में आप लोगों को काफ़ी फायदा देंगे। और बहुत सारे न्यूज़पेपरों में अच्छे अच्छे आर्टिकल लिखे जाते हैं, तो उन्हें मैं फेसबुक पेज पर डाल देता हूँ, वहाँ से जाकर आप लोग पढ़ लिया करिएगा। और दैनिक जागरण में जो आर्टिकल रहा करेगा उसे हम लोग डेली देख लिया करेंगे। भारत जोड़ने का नया प्रयोग, तो इस वर्ष पूर्व की संध्या से लेकर उसके आगमन तक विश्व में शुभकामनाएं, उपहारों का दौर चलता है। और मोदी सरकार ने भी देश को नए वर्ष की पूर्व संध्या पर एक उपहार दिया हुआ है। काशी तमिल संगम के माध्यम से देश की 2 महान संस्कृतियों आय और द्रविड़ के पास लाकर राष्ट्र की एकता और अखंडता के संवैधानिक संकल्प को लक्ष्य करना है। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे, आप देखिए, धर्म को मानने वाले, बहुत सारे समुदाय, जाति, आप देखेंगे भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, फिर भी हम लोग एक रहते हैं। और आप देखेंगे कि यह संगम काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी और आईआईटी मद्रास के प्रयास और भारत सरकार के सौजन्य से बनारस में पूरे 1 महीने चला है। बनारस से हमारे प्रधानमंत्री साहब लोकसभा सदस्य भी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन करते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में 2 महान संस्कृतियों की साझा विरासत और भूमिका की रेखांकित किया है। भारतीय विविधता का बहुआयामी स्वरूप विश्व की को चकित करता है। उसके मन में सवाल उठाता है कि भारत में एकता क्यों और कैसे है। इसका लाभ उठाकर विदेशी आक्रांताओं ने हम पर शासन किया है। विदेशी इतिहासकारों ने इस विविधता को विभाजनकारी तत्वों बनाकर आर्य और द्रविड़ संस्कृतियों के संघर्ष को कल्पित सिद्धांत प्रतिपादित किया है, लेकिन आज तक आर्य द्रविड़ संघर्ष का तथ्यात्मक प्रमाण नहीं मिल सका है। और हमारा देश संविधान से चलता है। अगर आप सोचिए कि संस्कृतियों के आधार पर हमारे देश का अगर गठन होता तो आपसी टकराव जरूर देखा जाता कि हमारी संस्कृति बड़ी है, हमारी संस्कृति बड़ी है। तो हमारे देश के लोग अपने धर्म को, संस्कृति को भी मानते हैं और उससे ऊपर आप देखते हैं कि संविधान को मानते हैं। और देश आज़ाद हुआ तो ऐसा कहा जाता था बहुत सारे लोगों के द्वारा कि ये बहुत समय तक नहीं चल पाएगा, बहुत सारे टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन आज भी आप देखिए हम लोग ज्यों के त्यों जुड़े हुए हैं। और गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रगान पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्रविड़, उत्कल, बंगा में द्रविड़ शब्द को स्थानवाची के रूप में प्रयोग किया है, प्रजाति सूचक के रूप में नहीं। केरल में जन्मे आदि गुरु शंकराचार्य ने देश के चारों कोनों पर 4 धामों मठों की स्थापना कर देश को एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया है। कर्ण, अगस्त, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, शंकराचार्य आदि अनेक ऋषि और राजाजी से लेकर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आदि असंख्य विद्वान उत्तर भारत में परम आदरणीय रहे हैं। काशी तमिल संगम से शंकराचार्य की परंपरा को आगे बढ़ाने का काम किया है, जिससे देश की एकता अखंडता बनी रही है। काशी तमिल संगम न केवल आर्य और तमिल संस्कृतियों वरन उत्तर एवं दक्षिण भारत को जोड़ने का बीज मंत्र है। और आज भी तमिलनाडु में विवाह के अवसर पर वर वधू काशी यात्रा का संकल्प लेते हैं। इसलिए कहा जाता है कि तमिलों को अपने जीवन काल में एक बार काशी यात्रा करना अनिवार्य है। और 15वीं शताब्दी में तमिलनाडु के शासक पराक्रम पांड्या ने शिव का अद्भुत मंदिर बनवाया था, जिसमें काशी से लाए लिंगम की स्थापना की गई थी। और तमिलनाडु में काशी, शिव काशी, तैन काशी आदि धार्मिक स्थल काशी तमिल जुड़ाव के साक्ष्य हैं। वहीं बनारस में अनेक क्षेत्रों में एक लघु तमिलनाडु बसता है, और जिसमें तमिल के महाकवि सुब्रहण्य भारती भी बरसों रहकर अध्ययन कर चुके हैं। इसी के साथ दक्षिण भारत वासियों को यह भी समझना होगा कि वहाँ के अद्भुत मंदिर यहीं सुरक्षित रहें तो उसका एक कारण यह भी था कि उत्तर भारत के लोगों ने बाह्य आक्रांताओं को यही उलझाए रखा है। काशी तमिल संगम केवल एक शुरुआत है,
ऐसा ना हो कि यह क्षणिक उत्सव होकर रह जाए। इसके लिए उत्तर भारत के लोगों को कुछ गंभीर प्रयास करने होंगे। जैसे हमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम आदि में से कोई दक्षिण भारतीय भाषा सीखनी होगी और उसके अद्भुत साहित्य को पढ़ना होगा। और जब 1968 में त्रिभाषा फार्मूला बना तो हिंदी भाषी लोगों को हिंदी और अंग्रेजी के अलावा एक आधुनिक भाषा, भारतीय भाषा यानी कि सामान्यतः दक्षिण भारतीय भाषा का विकल्प दिया गया। लेकिन अधिकतर ने संस्कृत चुना, क्योंकि ना तो दक्षिण भारत भाषा के शिक्षक उपलब्ध थे, ना ही इस पर कोई ध्यान दिया गया। और इससे उत्तर दक्षिण संवाद में व्यवधान पड़ा, और जिसमें भारतीय शस्त्रार्थ पद्धति, जिसमें संवाद से सहमति और सहमति से समाधान की संस्कृति थी, समाप्त हो गई। और इसलिए आज के संवाद में हमें शत्रुता और संघर्ष के दर्शन होते हैं। अभी आपने देखा होगा नई शिक्षा नीति आई हुई थी, त्रिभाषा की बात हुई थी, यानी कि एक तो आपकी स्थानीय भाषा हो गई, एक हिंदी हो गई, एक अंग्रेजी हो गई। ठीक है, यह स्वाभाविक ही कि काशी तमिल संगम को राजनीतिक चश्मे से भी देखा गया है। बहुतों को लगा कि इसमें प्रधानमंत्री मोदी एक और दक्षिण के राज्यों तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में भाजपा के लिए राजनीतिक जमीन तैयार कर रहे हैं। दूसरी ओर राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा राजनीतिक प्रोजेक्ट की धार कुंद कर रहे हैं। वास्तव में कोई नेता, राजनीतिक दल या सरकार किसी भी रूप में भारत जोड़ने का काम करती है तो उसकी सराहना की जानी चाहिए, भले ही उसे राजनीतिक लाभ क्यों ना मिले। लेकिन इस तरह की आप देखेंगे यात्रा निकलती है तो उसका राजनीतिक उद्देश्य रहता है और राजनीतिक फायदा मिलता है। क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी के समय आप देखिए बीजेपी जब बनी, उसके बाद आप देखिए कि हिंदू मुस्लिम खूब हुआ। उसके बाद आपने देखा होगा लाल कृष्ण आडवाणी साहब ने रथ यात्रा निकाली, वो कह रहे थे धर्म को जोड़ने की है, लेकिन उसका उन्हें राजनीतिक फायदा मिला। राहुल गांधी भली कहते हैं कि हम भारत जोड़ने के लिए निकले, लेकिन इसका कांग्रेस को फायदा मिलेगा। यदि राहुल अपनी यात्रा से एक बेहतर राजनीतिज्ञ के रूप में उभरते हैं और देश के प्रति उनकी समझ बढ़ती है तो इसमें बुरा क्या है। यदि उसका लाभ कांग्रेस और देश को मिले तो इसमें क्या हर्ज है। और इसी प्रकार काशी तमिल संगम के से यदि देश की दो महान संस्कृतियों में मिलन और सद्भावना हो तो उससे देश की एकता, अखंडता बढ़े और भाजपा को उसका लाभ मिले तो इसमें क्या समस्या है। देश के लिए जो भी काम करेगा उसे उसका लाभ मिलेगा। इस बार 9 राज्यों मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, कर्नाटक, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में चुनाव होने हैं और 2024 में आपके लोकसभा चुनाव हैं। अनेक लोगों को लगता है काशी तमिल संगम उसकी तैयारी मात्र है। यदि ऐसा हो भी तो इसमें गलत क्या है। यही काम तो राहुल गांधी कांग्रेस के लिए कर रहे हैं। यह जरूरी है कि वह अपनी व्यक्तिगत छवि निखारने के लिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक स्पर्धा के लिए जिस संगठनात्मक पुनर्संरचना, वैचारिक पुनर्स्थापना और नेतृत्व पुनर्निर्माण की आवश्यकता होती है, क्या उसकी कोई समानांतर धारा भी वह चला सके। काशी तमिल संगम से आर्य संस्कृति को द्रविड़ संस्कृति से और उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ने का जो प्रयास मोदी सरकार ने शुरू किया है वह राष्ट्रीय एकता और अखंडता, संवैधानिक संकल्पों को प्राप्त करने में मील का पत्थर साबित होगा। पढ़ लिया करिएगा, एक जानकारी मिलती है। जम्मू कश्मीर में आतंक का फैलाव, राजौरी की आतंकी घटना, जम्मू कश्मीर घाटी में की जा रही लक्षित हत्याओं का विस्तार ही लग रहा है। देखिए 370 हटाने के पहले आप भी देखेंगे तब भी इस तरह की घटनाएं होती थी। 2019 में आपने देखा है 370-35 से हटा दिया गया था। जम्मू कश्मीर को 2 भागों में, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में बांट दिया गया था। दोनों के केंद्र शासित प्रदेश हैं, बस आपकी जम्मू कश्मीर में विधानसभा आपको देखने को मिलेगी। चलिए इसे देख लीजिएगा। यहाँ अच्छा कॉलम लिखा जाता है आत्मसंतुष्टि। मात्र संतुष्टि अर्थात संतोष जीवन का सबसे बड़ा सुख नहीं हो सकता है। चलिए आप लोग पढ़ा करिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है। ये आप देखेंगे धंसता हुआ शहर, हल्द्वानी के बाद उत्तराखंड में जोशीमठ का जो चल रहा है उसी के कारण लिखा गया है। जल में निहित है कल, आप देखिए ये तो हकीकत बात है। राज्यों के जल मंत्रियों के सम्मेलन में गुरुवार को जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की कि मध्य प्रदेश अपनी जल नीति बनाएगा, तब दरअसल वे पानी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखा रहे थे। और आपको मालूम है मध्य प्रदेश हो या कई राज्यों में लोग पानी के लिए, पीने के लिए तरसते हैं। डिजिटल साक्षरता से दूर ग्रामीण भारत, भारत में मात्र 16% महिलाएं ही मोबाइल इंटरनेट से जुड़ी हैं, जो डिजिटलीकरण की दिशा में लैंगिक विभेद को भी साबित करता है। और देखिए गाँव माला प्रोजेक्ट, जो गांव में आप देखिए कि नेट के लिए बात हो रही है, लेकिन ईमानदारी बात यही है कि वहाँ सरपंच आप देखें काम ईमानदारी से करें तब तो। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जो काम प्रधानमंत्री गांव के लिए नहीं कर सकते हैं वो सरपंच आपका कर सकता है और वो हर योजना का लाभ दे सकता है, लेकिन वहाँ इस तरह की जागरूकता कम ही देखने को मिलती है। उजड़ता जोशीमठ मानव निर्मित त्रासदी, सिर्फ जोशीमठ नहीं, चीन नेपाल की सीमाओं से लगे उत्तराखंड के अन्य शहरों को भी यदि अपना अस्तित्व बचाना है तो सबसे पहले नैसर्गिक जलधाराओं के अविरल प्रभाव पर ध्यान देना होगा। बेलगाम पर्यटन से तौबा करना होगा। यह सुनिश्चित करना होगा कि पानी की निकासी के लिए मजबूत ड्रेनेज सिस्टम हो ताकि पानी जमीन के अंदर ना जा सके।
नए बहुमंजिला भवनों की अनुमति ना दी जाए। साथ ही नदी के किनारे भूकटाव रोकने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने की ज़रूरत है। आप देख रहे हैं ना, हम लोग पृथ्वी के साथ, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। वो जब अपने पर आती है तो हम लोग रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। कहाँ जाए जोशीमठ के लोग, उसी की बात हो रही है। ठंड और गरीबी की कांपती देह, ये आप देखेंगे एक तरह से तंज कसा जाता है। देख लिया करिएगा, पढ़ लिया करिएगा। उलझनों से निकले बिना कैसे बढ़ेगी कांग्रेस। चलिए देखिए क्या क्या होता है। ग्रीन हाइड्रोजन के सामने चुनौती। ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल तभी बढ़ेगा जब इसका उत्पादन सस्ता होगा, और यह तभी संभव होगा जब इसके उत्पादन में लगने वाले इलेक्ट्रोलाइजर भारत में बनेंगे। और हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है, और पर्यावरण के लिए ज़रूरी भी है। इसका इस्तेमाल सबसे अनुकूल है पर्यावरण के हिसाब से। जापान को पछाड़ दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन बाजार बना भारत। जापान के 42 लाख के मुकाबले भारत पिछले वर्ष 42.5 लाख वाहनों की बिक्री की है। अच्छी बात है। ये 2020 में देशव्यापी लॉकडाउन के चलते 30 लाख इकाइयों पर सिमट गई थी वाहन बिक्री। 2021 में 2.62 करोड़ वाहनों की बिक्री के साथ वैश्विक वाहन बाजार में चीन शीर्ष पर था। 10 रुपये प्रति लीटर के मुनाफे पर पेट्रोल बेच रही हैं तेल कंपनियां। फिर फायदा किसे हो रहा है आखिर, ये तो मालूम चले, क्योंकि जनता को भी तो महंगा मिल रहा है। चीन की कंपनियों को नहीं दिया गुणवत्ता प्रमाण पत्र, केंद्र सरकार ने कहा है। 4.3 करोड़ डॉलर बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार हमारा। यूरोप में 9.2% रही दिसंबर की खुदरा महंगाई दर। यूरो मुद्रा का इस्तेमाल करने वाले यूरोप के 19 देश हैं ना, उन्हीं की बात हो रही है। भारत में 1000 कर्मियों की छटनी करेगी अमेजन। ई कॉमर्स कंपनी है ना अमेजन, उसी की बात हो रही है। दक्षिण एशियाई देशों में महंगाई बड़ी समस्या है, दास हमारे IMF ने के सेमिनार में RBI गवर्नर ने कहा है। ये आप लोगों को मालूम होगा, पड़ोसी देशों से रुपये में कारोबार को तैयारी की बात हो रही है। अच्छी बात रहेगी, इससे डॉलर की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमारे रुपये की भी हालत सुधरेगी। IMF की बात करें तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात कर रहा हूँ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात कर रहा हूँ। 27 दिसंबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC USA में देखने को मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाना, स्थायी आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, भुगतान संतुलन की कठिनाइयों का सामना करने वाले सदस्यों को संसाधन उपलब्ध कराना इसका काम है। और एक इसका उद्देश्य यही है। RBI की बात करें तो हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही, केंद्रीय बैंक है, बैंकों का बैंक भी कहते हैं। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगी। और KYC अपडेट कराने के लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं है। अब ग्राहकों को KYC अपडेट कराने के लिए बैंक खाता जाने की जरूरत नहीं, हालांकि ऐसा तभी संभव होगा जब उन्होंने पहले से ही वैध दस्तावेज बैंक में जमा कर दिए होंगे। तो आप लोगों को मालूम होगा, अभी तो ग्राहक ईमेल और पंजीकृत मोबाइल नंबर, ATM या किसी अन्य डिजिटल माध्यम से एक घोषणा प्रस्तुत कर सकता है। अभी आपने देखा होगा कि बैंकों में जाना पड़ता था, मुझे भी जाना पड़ा था दूसरे शहर से अपने शहर में KYC करवाने के लिए। बंद ही कर दिया था अकाउंट। OPS लागू करने से वित्तीय संकट में फंस सकते हैं राज्य। ये आप देखिए, पहले भी कहा जा रहा है पुरानी पेंशन योजना को लेकर, अभी भी कहा जा रहा है, लेकिन राजनीतिक मुद्दा बन चुका है कि हमारी सरकार आई तो हम पुरानी पेंशन योजना बहाल करेंगे। पिछले वित्त वर्ष से बेहतर रहेगी कृषि का प्रदर्शन। राम मंदिर जैसा भव्य दिव्य होगा बांके बिहारी का परिसर। जज के खिलाफ लज्जाजनक आरोप लगाने का फैशन खतरनाक संकेत है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याची पर लगाए गए 50,000 रुपये का हर्जाना याचिका खारिज की है। सही बात है। UAE में धोखेबाज राशिद की सूचना देने से किया इनकार, और निवेशकों की गाड़ी कमाई लूट कर देश से भाग निकले वाले। बिहार में उत्पादित सामान के 25% का उपयोग करेगी राज्य सरकार। कार्बिट में 6000 पेड़ कटे, क्यों नहीं हुई कार्रवाई। उत्तराखंड के नैनीताल हाईकोर्ट ने कहा है, आप देखेंगे। और आयकर विभाग का धनबाद व कोलकाता में व्यवसायियों के 18 ठिकानों पर सर्वे छापा कह लीजिए। नहीं माना यूक्रेन, टूट गया युद्ध विराम। सुबह रूस ने किया रॉकेट हमला, शाम को यूक्रेन ने की गोलीबारी। ये आप सभी जानते हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा है। अब नहीं भरोसा कि कब खत्म होगा। ये यूक्रेन है, ये रूस है, ये भारत है हमारा प्यारा। सबसे ज़्यादा यूक्रेन को नुकसान झेलना पड़ रहा है। रूस को भी भरोसा नहीं था इतना कि इतने समय तक ये टिक पाएगा, लेकिन फिर भी टिका हुआ है। बाहरी देशों से मदद भी मिल रही है यूक्रेन को। नेपाल में संसद सत्र 9 से प्रचंड विश्वास मत प्राप्त करेंगे। ये आपको मालूम है कि नेपाल में चुनाव हुए थे। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, 5 राज्यों की सीमा लगती, तो वहीं की बात हो रही है। SP हिंदुजा की पत्नी लंदन में डेथ हुई है। हिंदुजा समूह के अध्यक्ष हैं उन्हीं की। सऊदी सरकार ने विकिपीडिया के 2 प्रशासकों को भेजा जेल। मैक्सिको में ड्रग्स माफिया के बेटे की गिरफ्तारी के बाद भड़की हिंसा। चीन में प्रदर्शन में शामिल लोगों की निगरानी कर रही है सरकार।
यहाँ लोकतंत्र नहीं है। यहाँ हो सकता है कि जिन्होंने प्रदर्शन किया उन्हें मार डाला जाए तो बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि चाइना चाइना है। सिख समुदाय के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं पीएम मोदी। धालीवाल कह रहे हैं अमेरिका में भारतीय मूल के व्यापारी समाज से भी है। यूएन शांति मिशन में भारत ने अबेई में तैनात की महिला शांति रक्षकों की प्लाटून। आप सोचिए 2007 में लाइबिया में महिलाओं की टुकड़ी तैनात करने वाला भारत पहला देश था। और यूएन की बात करें तो आप सभी जानते हैं, संयुक्त राष्ट्र की बात हो रही, यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। महिलाएं कमज़ोर नहीं हैं, जो लोग सोचते हैं तो वो बेवकूफ़ है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जहाँ भी महिलाओं को मौका मिल रहा है वो बेहतर करतब दिखा पा रही हैं। 2022 में सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचा विश्व खाद्य मूल्य सूचकांक, और 143.7 अंक पर 2022 में औसत खाद्य मूल्य सूचकांक पहुंचा है। पाकिस्तान में सुरक्षा बलों ने 11 आतंकियों को मार गिराया। ये आप देखिए, आतंकियों की फैक्ट्री कहते हैं पाकिस्तान को। देखिए पाकिस्तान है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, 5 राज्यों की सीमा लगी है। अब वो फैक्ट्री ही नहीं परेशान करने लगी है। अम्बाला में बेंच दी रक्षा मंत्रालय की जमीन 8 के विरुद्ध चार्जशीट दायर हुई है। यूनेटेक के पूर्व निदेशक को विरुद्ध सीबीआई ने दर्ज किया धोखाधड़ी का मामला। बदायूं में गंगा एक्सप्रेसवे की खुदाई में निकली प्राचीन मूर्तियां, सिक्के और बर्तन। मेरठ में आप उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। और इतिहासकार बता रहे हैं 2024 वर्ष से अधिक पुरानी है, ग्रामीणों ने मंदिर में रखवाई इन्हें। एक खेल का क्षेत्र है, तेज गेंदबाजों व शीर्ष क्रम में रहेगी भारत की नज़र। श्रीलंका के विरुद्ध तीसरा वन डे T20 मैच है, 1-1 दोनों जीत चुके हैं, अब इसमें क्लियर होगा। IPL नीलामी में सनाका की अनदेखी हैरानी की बात है। चलिए आप लोग, इंडियन प्रीमियर लीग होती है ना, 2018 में शुरू हुई थी ये स्थापना। PCB के आरोप आधारहीन है, ACC कह रहा है, एशियाई क्रिकेट परिषद कह रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। चंबल के गेंदबाज ने एक ही स्पेल में दी सभी लिए 10 विकेट। देख लीजिए, करण लगातार असफल संघर्ष कर रहा है उत्तर प्रदेश। थापा व हुसामुद्दीन को स्वर्ण पदक मिला है। थापा में मोहम्मद हुसामुद्दीन ने शुक्रवार अपने अपने मैच जीतकर स्वर्ण पदक हासिल किया है, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। और राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में पाक ने ड्रा कराया टेस्ट। पूर्व कप्तान सरफराज अहमद ने दूसरी पारी, आप देखेंगे न्यूजीलैंड के खिलाफ इनका चल रहा है। क्रिकेट सबसे ज़्यादा देखा जाता है अपने यहाँ तो। ब्याली का निधन, इटली के पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी थे और इन्होंने देश के लिए 59 मैच खेले और 16 गोल दागे। उन्होंने कई टूर्नामेंट जीते। कतर में फरवरी से में शुरू होगा लीजेंड लीग मास्टर्स। 2 मैच नहीं खेलेंगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और सेमीफाइनल में मेदवेदेव से भिड़ेंगे नोवाक जोकोविच। डेनिस शापोवालोव को क्वार्टर फाइनल में इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल की बात हो रही है। भुवनेश्वर में होगी MOC की बैठक, केंद्रीय यानी कि ओलंपिक सेल की बात हो रही है। केंद्रीय खेल मंत्रालय मिशन ओलंपिक सेल की बैठक होगी ये। भुवनेश्वर यानी कि उड़ीसा की बात हो रही है। उड़ीसा की बात होती तो यहाँ देखिए, भुवनेश्वर इसकी राजधानी, इसकी सीमा पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से लगती है। भाजपा नेता की हत्या मामले में PFI के सदस्यों के खिलाफ पोस्टर अभियान शुरू किया गया। PFI पर आपने देखा है कि बैन लग चुका है। PFI पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना आप देखेंगे कब हुई थी, 22 नवंबर 2006 में नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। जीते जी कराए अपने अंतिम संस्कार के खर्च का प्रबंधन। और अवमानना केस में NTPC चेयरमैन की सजा पर रोक लगा दी गई है। और बंगाल में यौन अपराधों के लिए मेडिकल रिपोर्ट को संक्षिप्त बनाने का विचार हो रहा है। चलिए ये भी आप लोग देखते रहे। ये भी पढ़ लीजिए, तकनीक संग शिक्षा को बढ़ा रहे आगे। अमृतकाल में युवाओं को नवोन्मेष और नेतृत्वकर्ता के रूप में उभारने के लिए कॉमर्स में है कई अच्छे विकल्प। अब देखिए रिजल्ट आएगा 12वीं का, फिर लोग नई नई बात करेंगे ना, क्या लेना चाहिए, तो उसी को लेकर बात हो रही है। दिव्यांगता के बावजूद नहीं रुके कदम, ये आप लोगों के लिए सक्सेस मंत्र है, एक तरह से आप देखेंगे मोटिवेशनल भी हो सकता है। रामलला गर्भगृह के स्वागत में पूजा के साथ पौधारोपण करेगा पूरा देश, बनेगा विश्व रिकॉर्ड। अच्छी पहल है। सुब्रमण्यम स्वामी ने वापस ली जेट इतिहाद एयरवेज सौदे के विरुद्ध याचिका। भाजपा नेता हैं आप देखिए। लाखों श्रद्धालुओं ने संगम में लगाई डुबकी। या माघ का मेला शुरू हो गया ना। रामायण से जुड़े स्थलों की खोज कराएगी श्रीलंका सरकार। ये हमारा पड़ोसी है श्रीलंका। पाक जलमरू मन्नार की खाड़ी यहीं आपको देखने को मिलती है, भारत और श्रीलंका के बीच। हमारी संस्कृति भी मिलती है। बायो रेमिडियल सिस्टम है सफाई का धोखा, हाईकोर्ट कह रहा है। और
कुशल व्यवहार व बेहतर व्यवस्था में बिहार का अरवल महिला थाना देश में सर्वोच्च है। अच्छी बात है। ये साइंस टैग का पार्ट है, इसे भी देख लिया करिएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं यहाँ। पॉइंट आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी, जनरल नॉलेज की दृष्टि से भी मिलते हैं। गिरने के डर से पर्यटकों के लिए बंद कर दिए गए थे पीसा की झुकी मीनार। पीसा की झुकी मीनार को 1990 में आज ही गिरने की डर से बंद कर दिया गया था। एक दशक तक मीनार का झुकाव कम करने और उसे मजबूत देने का काम हुआ। इस प्रक्रिया में इसके झुकाव को वर्ष 1838 के स्तर पर लाया गया। 15 दिसंबर 2001 को इसे फिर पर्यटकों के लिए खोल दिया गया था। गैलीलियो ने सबसे पहले बड़े ग्रह बृहस्पति को 4 चंद्रमाओं की खोज की थी। अंतरिक्ष विज्ञानी गैलीली ने 1610 में आज ही सौरमंडल के सबसे बड़े बृहस्पति के 4 चंद्रमाओं की खोज की थी। उन्होंने घर पर बनाए एक टेलीस्कोप से इन चंद्रमाओं को पता लगाने में सफलता प्राप्त की थी। इन चंद्रमाओं का नामकरण गैलीलियो के नाम पर ही किया गया। हमारी अंतरिक्ष एजेंसी कौन सी है और इसकी स्थापना कब हुई थी, आप लोग नीचे लिखिएगा। जानकी देवी ने सुख त्याग देश सेवा में लगा दिया था जीवन। महान समाज सेवी जानकी देवी का जन्म 1893 में आज ही मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में हुआ था, जावरा में। 9 साल की उम्र में ही जमनालाल बजाज से विवाह हो गया। संपन्न घराने के जमनालाल गांधी जी के विचारों से प्रभावित थे। जानकी देवी भी पति के पद चिन्हों पर आगे बढ़ी। पति के कहने पर सभी आभूषण त्याग दिए, विदेशी कपड़ों की होली भी जलाई, छुआछूत मिटाने, ग्रामीण विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए। जानकी देवी बजाज पुरस्कार उनके सम्मान में ही दिया जाता है। 2.25 करोड़ में नीलाम हुई टूना फिश। यह अब जापान की राजधानी टोक्यो में नए वर्ष में हुई पहली नीलामी में सुशी गिंजा ओनोडेरा राजस्थान का संचालन करने वाली कंपनी के अध्यक्ष युकिताका यामागुची ने 212 ग्राम वजनी टूना मछली आप देखेंगे कि लगभग 2.25 करोड़ रुपए में खरीदी। यह इस वर्ष की सबसे अधिक नीलामी है और इसके साथ ही देश में नए कारोबार की भी शुरुआत हुई है। दवा के साथ खानपान में बदलाव से 50% घट सकती है मृगी के दौरे। एम्स में 160 मरीजों पर किए गए अध्ययन और जिसको दवा लेने के बाद भी आ रहे थे दौरे। नई नई खोजें होती रहती हैं, देखते रहा करिएगा। 800 करोड़ है टेलर स्विफ्ट की बिजली की नेट वर्थ। ग्रैमी अवार्ड विजेता अमेरिकी गायिका टेलर स्विफ्ट दुनिया की सबसे लोकप्रिय महिलाओं में से एक है। रोजाना 6000 कदम चलने से दूर रह सकता है हृदय रोग, चला करिएगा, जरूरी है। सूर्य की सतह पर उठी सबसे बड़ी ज्वाला। एरिज नैनीताल समेत दुनिया की सौर वेधशालाओं की नज़र सूरज पर आप देखें। बिजली गुल होगी फिर भी 4 घंटे तक काम करता रहेगा सोलर पैनल। आजकल सोलर पैनल पर भी ध्यान दे रहे हैं लोग। पानी में एंटीबायोटिक दवाओं के अवशेष हानिकारक हैं। द लासेंट क्लिनरी हेल्थ जर्नल पर प्रकाशित किया गया अध्ययन। अपशिष्ट जल उपचारों संयंत्रों में एंटीबायोटिक अवशेष चिंता का कारण है। बर्फ की दुनिया। चीन के उत्तर पश्चिम प्रांत है हेलुजियांग राज्य में हम्बिंग इंटरनेशनल आइस एंड स्नो फेस्टिवल में बर्फ के महल सहित 100 से अधिक कलाकृतियां प्रदर्शित की गई। देख लीजिए, ये आपकी मूवियों से जुड़ी खबरें आती हैं। पढ़ना है तो पढ़िएगा, नहीं पढ़ना है तो छोड़ दीजिएगा। मुझे नीलम जैसी ताकत चाहिए, राजश्री देश पांडे कह रही हैं। 1.5 घंटे चलकर स्कूल जाते थे अब्बू। ये आप देखिए बिग बॉस में आप लोग काफ़ी नए चर्चा में देख रहे होंगे। अली बाबा दास्तान एक काबुल में तुनिसा की जगह अवनीत कौर की एंट्री हो चुकी है। 2 दशक बाद पर्दे पर साथ नजर आ सकते हैं शाहरुख और सैफ। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, ठीक है।